बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ कैसर मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला करते हुए पाकिस्तान के मासूम शहरियों को शहीद किया और ये जो भारत का ये जो हालिया जो इक़दाम है उस पर पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया, जैसे कि अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से पहले भी वाज़ेह किया गया था। और वो जवाबी कार्रवाई इस वक़्त पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भारत के 5 जेट तैयारों को मार गिराया गया है और इसमें 3 राफ़ेल तैयारे भी हैं, जो पूरी दुनिया में जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारे समझा जाता है। ये पाकिस्तान की गो के इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की दफ़ाई सलाहियत की भरपूर इक्कासी करती है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि या क्या पाकिस्तान ये 5 त्यारे जो गिराए गए हैं, इसी पर इक्तफ़ा करेगा या कि मामला मज़ीद आगे बढ़ेगा? और वो जो 26 लोग जिनको शहीद किया गया है, क्या उनका बदला अभी लिया जाएगा? एक रात गुज़र गई है, अभी तक जो है वो आज पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन साथ ही साथ आज ड्रोन अटैक्स भी हुए हैं इंडिया की तरफ से और मुख्तलिफ शहरों में, यहाँ तक कि रावलपिंडी में भी एक ड्रोन जो है वो उनकी तरफ से यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से मार गिराया गया है। अब सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर रही है? पाकिस्तान की तरफ से क्या मुमकिना ऑप्शंस हैं? इस पर बात करेंगे और हालिया जो कशीदगी है दोनों मुल्कों की, इसमें आलमी बिरादरी का क्या किरदार होगा? और जो अमेरिकन सदर है, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि वो बतौर सालिस इस मामले में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ये बड़े अहम नुकात हैं। इन समेत दीगर इससे जुड़े हुए इश्यूज़ पर जो है वो बात करेंगे हम आज के ही प्रोग्राम में। इस हवाले से हमें जॉइन किया है स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब राज़िक भट्टी साहब ने। मुख्तलिफ जो इलाकाई अमूर हैं, ख़ासकर पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से और पाक इंडिया जो तल्लुकात हैं, उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इसी तरह हमारे दूसरे मेहमान हैं, इंटरनेशनल मीडिया में अक्सर हमें इन्हें पाकिस्तान का भरपूर दफ़ा करते हुए जो है वो देखते हैं और पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम जनाब किस्वर कलास्टा साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले जी, सबसे पहले भट्टी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तरफ से 5 त्यारे तो मार गिराए गए। आज जो एक रात गुज़री है, गुज़श्ता रात, उसमें मुमकिना तौर पर अमकान ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई, लेकिन नहीं हुई। इंतज़ार किस चीज़ का है? क्या पाकिस्तान जो है मज़ीद ये मामले को नहीं बढ़ाना चाहता? क्या नज़र आ रहा है आपको? शुक्रिया कैसर भाई। बेसिकली पाकिस्तान ने हर महाज पर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया जी। बैनुल-अक़वामी सतह पे। आप देखिए कि हिंदुस्तान 4 मामलात में बुज़दिल पाया गया। जी। देखिए इंसानी हुकूक की खिलाफ़वर्ज़ी देख लीजिए, हुँ। बैनुल-अक़वामी जो बॉर्डर के कवानीन हैं, उनकी खिलाफ़वर्ज़ी देख लीजिए। हुँ। आप देखिए कि जो फ़ौजी जहारियत है, जी। उसके लिहाज़ से देख लें, और जो पानी का मुआहदा था सिंतास आपके सामने ही उसकी खिलाफ़वर्ज़ी की। हुँ। तो जब कोई शख्स बुज़दिल, और हिंदुस्तान ने अपने आप को बुज़दिलाना रवैये के साथ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। जब किसी के पास डायलॉग ख़त्म हो जाते हैं, उसके पास बातचीत का रास्ता ख़त्म हो जाता है, तो वो इस तरह की ओछे हथकंडे और बुज़दिलाना हरकत करता है, जिसका सामना हिंदुस्तान को करना पड़ा। हिंदुस्तान ने आज ये जो जहारियत का आपके सामने मुज़ाहिरा किया, इसमें पूरी दुनिया के सामने उसको सुबकी का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान ने ये एक जो फ़ाल्स फ्लैग जो वाक़या है, उसको सामने रखते हुए हिंदुस्तान ने उस बौखलाहट का जी। कदम उठाया, जिसकी वजह से अब आप ये देख लीजिए कि हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने उसको मुँह तोड़ जवाब दिया। अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान ने जो निहत्ते कश्मीरी हैं, उनको आज नहीं, इससे पहले भी जो पुलवामा का वाक़या है, वो आपके सामने है, और पुलवामा के वाक़ये को देखते हुए ये एक झूठा प्रोपेगेंडा किया। और पहलगाम के अंदर निहत्ते जो स्याह थे, जो इंसान थे, जो अपनी ज़िंदगी के चंद खूबसूरत लम्हात को वहाँ एन्जॉय करने के लिए आए, तो उनको एक बेगुनाह तरीके से उनको वहाँ पर
मारा गया, उनका कत्ल किया गया, सही। उसको एक झूठा वाकया जी बिल्कुल, ये बनाकर फास्ट पाकिस्तान फ्लैग को सामने। ऑपरेशंस ये माजी में भी होते रहे हैं, एक बड़ी हिस्ट्री है। और भारत की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको पता है कि कमोबेश जो है वो 8-10 बड़े वाकयात हैं जिसमें उनने फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस किए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। लेकिन वो जब उसके सबूत मांगे जाते हैं आलमी सतह पर तो वो बिल्कुल इस हवाले से सबूत नहीं दे पाते। और ये भारत का जो घिनौना चेहरा है, जो उसके मज़मूम अज़ाम है, पूरी दुनिया इसको समझ चुकी है। क्लासा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल जो जंगों के जो कवानीन हैं, उस पर भी इम्प्लीमेंट किया, लेकिन दूसरी तरफ भारत की तरफ से रहायशी आबादियों को उन्होंने निशाना बनाया, जैसे कि उसमें 8 से 10 बच्चे, मासूम बच्चे जो है उसमें शहीद हुए। तो क्या इस पे आलमी बिरादरी क्या सोच रही है? और क्या आलमी बिरादरी की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो अभी अमेरिकन सदर की तरफ से पेशकश की गई है, उसको आप किस तनाजुर से देखते हैं? देखिए मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एक चीज मैं थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा। जी। हमारे जो पैनलिस्ट है उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन करेक्शन ये करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की तरफ से कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई। जी, जी। आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जी, जी, ये बिल्कुल। हमारा एक जाहिर है, जिसने एक हाथ हमारी क्रॉस की है तो उसको डिफेंड करना, डिफेंड किया है, जी। टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए अभी कार्रवाई की है, जिसके उसमें 4-5 जो राफेल है और मतलब एक बहुत बड़ा दिमाग टाइप का एक डिफेंसिव एक रोल था। अब ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने कार्रवाई की। That's the correction। आप अभी आपके सवाल पे जाने तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के सिविलियन और आर्म फोर्सेस को, ये दोनों जो दे आर ऑन द सेम पेज। मतलब इन्होंने एक अपने हिस्से बांटे हैं। मतलब जिस तरीके से आप बिलावल भुट्टो को आप समझते हैं कि उसको भी एक साथ मिला, उसके बाद हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो वहां पे जाते रहे, कतर में गए, तुर्की में गए, यूरोपियन कंट्रीज का किया। तो इन्होंने अपने थोड़ी सी ये बांटे हैं। आर्म फोर्सेस ने अपने डिफेंस को दिया, सिविलियन गवर्नमेंट ने अपने नेशनल स्ट्रेटजी, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी कवर की। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल महाज के ऊपर पाकिस्तान को एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का रिस्पॉन्स मिला, जो कि हम तवक्को नहीं कर रहे थे। आप भी देखें कि जब कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा था तो उससे थोड़ी सी देर पहले कतर के जो अमीर है उनका फोन का आ जाना, उससे पहले अजरबैजान की तरफ से उनके प्रेसिडेंट का, या फिर तुर्की को आप देख लें। तो जितने भी हमारे जो हमेशा यार दोस्त थे, या चाइना का तो आप खैर और जिक्र भी ना करें जी, वो तो खुल खला के हमें सामने बिल्कुल। और महाज के ऊपर पाकिस्तान ने जंग जीती है, ये वाज़ेह तौर पे इंडिया भी इस चीज को मानता है। और दूसरा, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी कवानीन लागू होते हैं जो उनके मेंबर मुल्क है, तो इंडिया ने उनका जो एक आर्टिकल है 5 को वायलेट किया है। मतलब अपने शहरी आबादी को एक प्रोवोक किया है, अपने पाकिस्तान को उसके ऊपर अटैक किया है। कार्रवाई हो सकती है इसके ऊपर। आपको मैं ये बात बताता चलो कि वहाँ पे जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है आसिम साहब, उन्होंने एक मूव कर दिया यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन। और जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बातें वहाँ पे हो रही है कि इजलास बुलाकर इसको इंडियंस को, इनके जो डिजाइन है इनको वहाँ पे एक्सपोज किया जाए, तो ये हो रहा है। अब आते हैं आपसे दूसरा जो आपका एक क्वेश्चन था कि क्या ट्रम्प प्ले कर सकते हैं, रोल यकीनन कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से 2 स्टेटमेंट बड़ी बेहतरीन आई है। पहली तो यह है कि उन्होंने इंडिया का जो एक एक्ट था, प्रोवोकेटिव एक्ट, उसको उन्होंने शेमफुल कहा। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को तो करे, तो हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इंडिया के मुताबिक ऐसी जुबान इस्तेमाल होगी, वो भी ट्रम्प की तरफ से। और दूसरा, उनकी तरफ से जो शांति का एक आया है, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अर्न किया है अपने डिफेंसिव उससे, अपने किरदार से। क्योंकि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, मिर्जा साहब ये ध्यान में रखें, दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है वो इस तरीके तक अपने डिफेंस को लेता है। और आप क्या समझते हैं कि जो स्टेट जो राफेल है 4.5 उसके ग्रेड के, तो क्या उनको मार गिराना तो मजाक है? और ये भी मत भूलें कि पाकिस्तान की जो इस वक्त एक फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी बेहतर नहीं है, मानना पड़ेगा हमें। और ऐसे मुल्क से तो कोई तवक्को नहीं कर सकता कि इतनी बेहतरीन जंगी जो है हिकमत अमली ये बना पाएंगे। लेकिन जिस तरह से दुनिया ने देखा कि अभी तो इन्होंने आगाज नहीं किया अपनी कार्रवाई का, और उन्होंने इंडिया जैसी बड़ी रियासत को, बड़े दुश्मन को
मतलब घर में भी इज्जत के काबिल नहीं छोड़ा। सही। तो अगर ये एक्ट करता है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? ये दो सही। तीन पॉइंट ऐसे हैं जी। जिसकी वजह से मेरे ख्याल में इनको मैदान में आना पड़ा। अच्छा, इसमें क्लासा साहब आपने जिक्र किया पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से सपोर्ट किए जाने के हवाले से, जहाँ तक चीन और तुर्की की बात है वो तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कतर के अमीर की तरफ से भी फ़ोन भी आया, फिर उसके बाद वज़ीर दाखिला भी वो भी मुतहरक नज़र आए, बाकी पूरी कैबिनेट भी हमें मुतहरक दिखाई देती है। सऊदी अरब, यूएई और ईरान का जो किरदार है, ये भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इनके किरदार के हवाले से बताइए कि वो सिर्फ उन्होंने तो मेरे ख्याल में कल के दिन तक तो इस सारे वाक़े की मज़म्मत भी नहीं की थी, तो उनके क्या फ्यूचर में वो इसी तरह बिल्कुल खामोशी इख्तियार करेंगे या कि वो पसे पर्दा को रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, ईरान ने कोशिश की है कुछ हद तक मामले को कंट्रोल करने की। बात बोलिए कि जब ये अभी इंडिया की तरफ से अटैक नहीं आया, जी, अटैक से पहले तो थे, लेकिन अटैक की उन्होंने मजम्मत नहीं की। जी, लेकिन एग्जैक्टली आपका बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि लेकिन हम उनसे तवक्को भी नहीं कर रहे। हम मेरा ख्याल है कि हम इस अब कैपेबल है कि हम सारे काम तने तना कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने यूनाइटेड नेशन के फोरम के ऊपर, यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल उसके फोरम के ऊपर इंडिया जैसी बड़ी स्टेट को एक्सपोज किया है, अपने डिप्लोमेसी से अपनी जितना आप जिक्र करें साहब का, उसके बाद आप इंटीरियर मिनिस्टर का भी करें, जिस तरीके से हमने इनको एक्सपोज किया है, तो किसी मुल्क की हमें जरूरत नहीं है कि वो मजम्मत करे। और मत बोले कि अभी हमने अटैक नहीं किया, अभी हमने डिफेंस किया है। तो मेरा ख्याल में बहुत खूबसूरती थी मिर्जा साहब। एक साइड पे आपने अपने आप को तैयार करके रखा हुआ है, दूसरी साइड पे आप इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अपने दोस्तों को अपने साथ मिला के रखते हुए आपने इंडिया के डिजायर को खाक में मिलाया है, जरूर को खाक में मिलाया है। मत बोले कि ये वही ट्रम्प था जो कह रहे थे कि जो अजूरे वाला ये तो लड़ते रहते हैं, ये तो आप ही है पाकिस्तान और इंडिया, इनको लड़ने दे। ये 4 दिन पहले की स्टेटमेंट है ट्रम्प की, और 4 दिन के बाद वही ट्रम्प फरमा रहे हैं कि अजूरे वाला मैं साबित बनने को तैयार हूँ। तो ये एक्चुअली पाकिस्तान के साथ हमदर्दी नहीं है। दुनिया में कोई भी मुल्क बाशमूल अमेरिका के, बाशमूल इसके वर्ल्ड लीडर ट्रम्प के ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। ये पाकिस्तान ने आज किया है, मिर्जा साहब मत भूलिए। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी कामयाबी और हो नहीं सकती। और अभी जब देखिए कि जब आप कार्रवाई करेंगे तो फिर जमात का सिलेंडर होगा जनाब मिर्जा साहब। सही, बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने एलेबोरेट किया कि डेफिनेटली जो इस वक्त जो आलमी दुनिया है उसमें पाकिस्तान ने जो बेहतरीन सफारतकारी की, उसके नतीजे में ना सिर्फ जो है वो भारत का घिनौना चेहरा सामने आया है, बल्कि जो हालिया पाकिस्तान की जो डिफेंड किए जाने का जो अमल है उसको भी पूरी दुनिया जो है वो गौर से भी देखती रही है, और यही वजह है कि ट्रंप की तरफ से भी उस पर रद्द अमल सामन आया है जिसमें उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में भारत एक्सपोज हो चुका है? सवाल मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे क्लासा साहब ने भी कहा, अभी तो हम डिफेंडिंग पोजीशन में थे, तो क्या जो अटैकिंग पोजीशन है उसमें पाकिस्तान जो है वो कहां तक कार्रवाई कर सकता है? क्या पाकिस्तान जो है वो आरएसएस के जो ठिकाने हैं उसको निशाना बनाएगा? कानूनी जवाब आपने दुनिया के सामने रखना है, क्योंकि हम उनके जो आबी जो उनके ज़खायर हैं उसको तो शायद निशाना ना बनाएं। तो आपकी नज़र में क्या दिखाई देता है कि पाकिस्तान कहाँ पे उनके अटैक्स कर सकता है? मिर्जा साहब, पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का सबूत दिया। आप देखिए कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी है पूरी दुनिया में अब बहुत अच्छे अंदाज से मानी जाती है एज कम्पेयर टू हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ने जो जहारियत की है, अब आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिक को साथ रखते हुए पूरी दुनिया की जो बैनुल-अक़वामी कवानीन को उनको सामने रखते हुए आप देखिए कि गुज़श्ता जब हिंदुस्तान ने एक बुज़दिलाना कार्रवाई की तो हमने खैर सगाली का मैसेज दिया, अभिनंदन को एक मेहमान बनाकर, हमने एक दुश्मन को हमने मेहमान बनाकर उसको मेहमान नवाजी करके हिंदुस्तान को वापस किया, तो उससे सबक हासिल करना चाहिए था। अब अगर हिंदुस्तान की फौज की बात की जाए, हिंदुस्तान की फौज हमारी फौज का क्या मुकाबला करेगी? आप देख लीजिए कि खेल के मैदान में वो बुज़दिल है। वो हमारे मुल्क के अंदर एक इंटरनेशनल इवेंट होता है तो अपने खिलाड़ी भेजने से इज्तनाब करते हैं कि उनको डर है कि हम कहीं वहां नाकाम ना हो जाए। पाकिस्तान की बढ़ती हुई मकबूलियत से हिंदुस्तान खाइफ है
और वो इस चीज से डरा हुआ है कि पाकिस्तान दुनिया में एक तरक्की याफ्ता उभरता हुआ मुल्क सामने आ रहा है। अगर फौज की बात की जाए तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो वजीर आजम है उन्होंने अपने कौम से खिताब करते हुए देखिए कितना खूबसूरत पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया को ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान इंसान दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है वो एक दोस्ताना माहौल रखने वाली, एक मुस्बत सोच रखने वाली अवाम है। अब वो हमारी फौज का क्या मुकाबला करेंगे? आप ये देख लीजिए कि हमारे जो बॉर्डर के ऊपर निहत्ते शहरी हैं, अब आप 4 मकामात देख लीजिए कि एक 7 साला बच्ची को आपने सामने टारगेट कर दिया। आपने मुज़फ़्फ़राबाद में एक 7 साला बच्ची को टारगेट किया। कोटली में एक एमबीबीएस की जो स्टूडेंट थी, जो डॉक्टर थी, जो मसीहा थी इंसानियत की, आपने उसको टारगेट किया। अगर ज्योग्राफिकली आप देखा जाए तो आप मैदान में अब हमारे फौजियों का सामना करके तो देखें। अभी तो आपने एक चुपके से रात के अंधेरे में आपने एक बुज़दिलाना कार्रवाई की और उसका सामना ये करना पड़ा कि आपको आपके जो जिसके ऊपर नाज़ था आपको राफेल के ऊपर और दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको उसका मुँह की खानी पड़ी। अभी तो हम लोगों ने वही बात है कि मेरे सीनियर साथी ने भी यही कहा कि हमने दिफाई अंदाज से मुकाबला किया हिंदुस्तान का। और टारगेट की जो बात करते हैं आप ये देख लीजिए कि तमाम हिंदुस्तान का जो हसास इदारे हैं, हसास मकामात हैं, वो पाकिस्तान के टारगेट के ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी करते हुए अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। और आइंदा भी अगर की जाएगी तो देखिए पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ने वाज़िया तौर पर अपनी अफ़वाज पाकिस्तान को सामने रखते हुए सेपा-सालार की को बाकायदा तौर पर कौमी सलामती ने जो एक मंजूरी दी है कि जो आपका कानूनी राइट है बैनुल-अक़वामी सतह पर आप अपने बॉर्डर की जो हिफाजत है वो कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई की है उसका जो उनका सामना करना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान को अब भी सबक हासिल ना हुआ तो हिंदुस्तान को 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर मलियामेट कर देंगे। आप हमारी अफ़वाज पाकिस्तान और हमारी टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर इसके बाद भी हिंदुस्तान ने किसी किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाई की तो उनको मुँह की खानी पड़ेगी और हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। भट्टी साहब आपने वाज़ेह कर दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो एक विज़न था, जो खिताब उन्होंने किया, उसमें भी उन्होंने वाज़ेह किया कि हम जो आलमी कवानीन है उसके अंदर रहकर जो भी कानूनी कार्रवाई जो हमारा हक बनता है वो हम करेंगे और उसमें जो भी जो आलमी कवानीन हम पर लागू होते हैं उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्लासा साहब, हम अगर थोड़ा सा इंडियंस हुकूमत के माइंडसेट की अगर बात करते हैं, मकामी जो इंडियंस हैं उन लोगों की अगर बात करते हैं तो वहां पे हमें कोई ऐसी आवाज दिखाई नहीं देती कि जो अमन चाहती हो, क्योंकि आप भी बहुत से इंडियन चैनल के साथ जो है वो वहां पे मुंसलिक भी रहे और उनके साथ आप टॉक शोज भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो भारतीय आम पब्लिक है उनका मजाज कैसा है? क्या वो भी बंद जंग चाहते हैं? क्योंकि इस वक्त हमें मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए तो यही चीजें नजर आती हैं कि जो हिंदुत्व का जो एक आइडियोलॉजी है वो बड़ी तेजी के साथ प्रवेल कर चुकी है। अभी आपको ये जो खित्ता जिसको ये चौथी बड़ी जमहूरियत कहते हैं, इसके बारे में जो मकामी आम जो इंडियंस हैं उनको आप किस नजर से देखते हैं कि क्या वो भी जंग के खिलाफ हैं या कि वो जंग को मजीद बढ़ावा देखना चाहते हैं उसको? देखिए मिर्जा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं काफी अर्से से 2010 से इनके साथ हूँ, मीडिया के साथ, और मेरा उनके साथ इंटरेक्शन होता है डेली बेसिस के ऊपर, नो डाउट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जंग नहीं चाहते, या फिर यूं कर ले कि वो करना ही नहीं चाहते, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ। लेकिन उनकी आवाज, उनके अंदर इतना फियर भर दिया गया है कि वो आप शायद अगर चाहे भी तो अपनी आवाज नहीं निकाल सकते। और क्या आप भूल गए कि राणा के साथ क्या हुआ था? जो न्यूयॉर्क टाइम्स की सहाफी थी, इतनी बड़ी आवाज, इतनी तवाना आवाज, उनके साथ इंडियन ये जो अपने हिंदुत्व की बात की है, एक्चुअलिस्ट ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया। पहले उसको डेनमार्क भागना पड़ा, उसके बाद उसको यूनाइटेड स्टेट, मतलब इंडिया जैसे मुल्क में उनके लिए जगह भी नहीं बची। जरूर क्या था, मोदी के जो डिजाइन थे उसको थोड़ा सा एक्सपोज करने की कोशिश की उन्होंने, तो ये हो गया। दूसरा, आप मीडिया की बात कह रहे हैं तो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है कि मोदी को ढकेलना जंग की तरफ, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्सट्रीमिस्ट बैठा है यहाँ पे इंडियन मीडिया को, ये इन्होंने उनको ढकेला है यहाँ पे। आज में ढकेलने वाले अगर मुझसे पूछे मोदी को तो ये इंडियन मीडिया ही है। आप ये देखें कि स्वामी जैसे मैं बड़ी जाती तौर पर जाता हूँ रिपब्लिक के जो है जैसे, वहां पे लोगों की जर्नलिस्ट की बहुत आवाज है, और ये वो है कि मेरा ख्याल ये है कि
पाकिस्तान के साथ जो बयानिया खड़ा गया इस जंग का, वो इंडियन मीडिया का ही था। आप भी किसी इंडियन चैनल को लगा के देख लें तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद जंग का माहौल है और तीसरी दुनिया की तीसरी जंग जो है छिड़ चुकी है आपकी जंग। तो मेरा ख्याल है कि मोदी को रुस्वा करवाने में, मेरे बातों के ऊपर गौर कीजिए, मोदी को रुस्वा करवाने में सबसे बड़ा जो किरदार है वो इनके मीडिया का है। बिल्कुल हो सही, सकता है, बिल्कुल सही। हो सकता है कि वहां का आम इंसान, आम आदमी जंग ना चाहता हो, या मोदी आप कह सकते हैं मिर्जा साहब वो हो ही नहीं कर सकते जंग। 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उनको तो रोटी खाना भी कोई असर नहीं है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क जंग की तरफ जा सकता है? आप हिस्ट्री तो पढ़े, इनका जो साउथ पंजाब है वहां से तो 2 वक्त की रोटी का कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक। अब मैं आप जहाँ पे आपके चैनल के ऊपर बैठ के क्या सुन के बातें कर सकता हूँ, आपको अच्छी तरह से अंदाजा है कि एक ऐसा मुल्क जिसकी मोर देन 40% पॉपुलेशन वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको रोटी खिला सके, तो वो जंग क्या करेगा? ये मीडिया ने मोदी को धकेला। और दूसरी बात यह कि अक्टूबर और नवंबर 2025 में बिहार में इलेक्शन हो रहे, बीजेपी को जिस तरह से हारिया इलेक्शन में उसका सामना करना पड़ा है, जो आज फरवरी में इलेक्शन हुए हैं उसमें इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसकी हजीमत बाकी है। बिहार के इलेक्शन में बीजेपी को वादे तौर पर शिकस्त नजर आ रही है। तो एक जो इंडिया का जो मीडिया है वो मोदी को जंग तक लेके आए कि शायद एक्सट्रीमिस्ट जो है बिहार में, अनफॉर्चुनेटली उनका ज्यादा बड़ा वोट है, तो शायद इनको मिल सके। लेकिन मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, मोदी का जो कैंप है उसको इंडिया पाकिस्तान के साथ आग की जंग में झोंकने वाला सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्सट्रीमिस्ट मीडिया है वो बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये जब पहलगाम वाला जो वाकया हुआ उसके बाद जो मीडिया ने नेगेटिव रोल प्ले किया और उसमें ये स्वामी साहब और वो जो मेजर आर्या है उसकी जब बात करते हैं तो उन्होंने वो 5 निकात। मुझे एक पॉइंट मुझे इजाजत है, आपने पुलवामा का जिक्र किया है, एक चीज ध्यान में रखेंगे 2019 में जो उसका पुलवामा का जो अटैक था या उसकी जो पाकिस्तान इंडिया की दस्तक थी उसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत कम था, इतनी ज्यादा सवियर नहीं था। ये जो अब मोदी को ये आग में लेके आए हैं इन्होंने, मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक तस्वीर देख रहा था तो 4-5 पीछे सहाफी माइक पकड़े, एक इंडियन बेचारे सहाफी को इंडियन को सोल्जर को निकल रहे जंग के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के साथ, और वो जो ऊपर से उन्होंने दिखाए इसको पाकिस्तान के जो है आर्म फोर्सेस के लोग इकट्ठे करके खड़े हुए वहां पे, आज से आए तो आप इसको खाए। तो मेरा ख्याल है कि ये कार्टून इंडिया टुडे में छपने वाला इस बात की अक्कासी करता है कि इंडियन मीडिया मोदी को वो शिकस्त दी है तो शायद वो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे दुनिया में कोई। तो आप इनको मजा दिखाने में इनका बड़ा किरदार है, लेकिन वही बात 2019 में पुलवामा का जो था उसकी डिग्री बहुत कम थी, वो इतनी बड़ी अभी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है वहां पे। क्लास साहब आप जो भारत की इकोनॉमी है उसको भी बड़ा डीपली जानते हैं और देखते हैं, अभी कुछ अर्सा से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल सतह पे जो आईटी कंपनीज हैं बहुत ज्यादा वो इंडिया में शिफ्ट हो रही थी, अमेरिका से, यूएई से, यूके से, बहुत से कंट्री से जो है वो बिजनेस वहां पे शिफ्ट हो रहा था। तो हालिया जो जंगी सूरत हाल है आप क्या समझते हैं इससे इंडिया की इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा? वो जो बिजनेसमैन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे खासकर आईटी सेक्टर में, उनका किरदार क्या होगा? क्या वहां से वो दोबारा वापस जाने पे सोचेंगे? इससे इंडिया को जो नुकसान है उसके मुताल्लिक भी जरा आगाह कीजिए। देखिए लेट मी करेक्ट यू अगेन मिर्जा साहब, जी बातें होती रहती है, ये जो एक होता है ना आप बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो आपको वहां पे माहौल देखना पड़ता है। अभी वहां पे इंडस्ट्री शिफ्ट नहीं हुई, पिछले 8 से 7 साल से सोच रहे हैं लेकिन अभी शिफ्ट नहीं हुई। आपको मैं थोड़ा सा याद करवाता चलूं कि ये जो लॉकहीड मार्टिन ने वहां पे पुर्जे कुर्जे बनाने से बड़ा पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर बड़ा शोर गुल मचा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन वहां पे अपनी 16 के प्लांट लगा रही है। ये 10 साल पुरानी बात है। तो उसके बाद क्या होगा? 10 साल हो गए कि क्या आप समझते हैं कि वहां पे इंडस्ट्री लगी है उसकी? इसी तरह से एक ये जो इनके साथ स्टील के वादे हो रहे थे, यूएस स्टील के साथ वादा कर रही थी वहां पे टाटा स्टील, वो 12 साल पुरानी बात है, 12 साल के बावजूद भी लेके नहीं आए। ये इंडियन मीडिया जो है ये सिर्फ प्लेयर करता रहा है, लेकिन फैक्ट इज दैट कि वहां पे इंडस्ट्री मूव नहीं हुई। ये आप रिसेंटली आप बात करते के देख रहे, इसको देख रहे, क्या चाइना
चाइना से इंडस्ट्री मूव हुई है, इसकी एप्पल की इंडस्ट्री वहां पे पहुंची है? बिल्कुल भी नहीं। तो इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स है वो माहौल देखता है। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो एक हिस्ट्री है वो बड़ी क्रिटिकल है, और हमेशा से कभी ऐसी फजा भी नहीं रही वहां पे इंडिया में कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जिस तरह से लॉकहीड मार्टिन है या एप्पल है या इस किस्म की बड़ी कंपनी, या इवन के यूएस स्टील, हम सोच रहे थे कि बड़ी तरीके से ये लोग आएंगे, या इवन के आप सिर्फ अभी भी दावे हैं पिछले 5 साल गुजरने के बावजूद कि सऊदी अरेबिया वहां पे इंडस्ट्री लगा रहा है, अपनी ऑयल रिफाइनरीज लगा रहा है। तो हम मुझे कोई एक खबर दिखा दीजिए या कोई एक चीज दिखा दें जिससे जाहिर हो कि वाकई उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट वहां पे मूव किया। तो ये सारे का सारा एक मोदी का जो मोदी मीडिया है वो एक फजा बनाता है, उसके बाद इनके काम बिगड़ जाते हैं, सच है कि ये रजाई है, लेकिन अब तो चाहते भी नहीं है। अभी देखें कि राफेल स्टेट ऑफ द आर्ट जिस तरीके से मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हामिल है, और मैं तो बड़ा अफसोस कर रहा हूँ कि जिस तरीके से राफेल जैसी कंपनी के शेयर गिरे हैं, तो मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है उनके साथ हमदर्दी हो रही है, राफेल कंपनी के साथ हमदर्दी हो रही है। मुझे क्लासर साहब आपकी बात के साथ अगर आप इजाजत दें तो मैं मिर्जा साहब आप इजाजत दें, मैं बात करना चाह रहा था कि अगर आप समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैये के साथ पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है, और दूसरा जो आपने अभी बात की कि हिंदुस्तान ने जो इंडस्ट्री है वो उसमें कोई खातर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं की है। इंडस्ट्री लगाने के लिए साजगार माहौल चाहिए होता है। जिस मुल्क के अंदर अकलियतें महफूज ना हो और वहाँ की जो ख़वातीन हैं अगर वो बुर्का पहन के निकलती हैं और उनके ऊपर इंसानियत का जो दरिंदा सिफ्त जो रवैया वो अख्तियार किया जाता है, उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर, आप क्या समझते हैं कि उस नाम नहाद जमहूरी मुल्क के अंदर इंडस्ट्री ग्रूम कर सकती है? ये खाम ख्याली है हिंदुस्तान की, और पूरी दुनिया की अगर आप इत्तेफाक करें तो पूरी दुनिया की जो नजरें होती है पूरे अमन मुल्कों के अंदर कारोबार करने की होती हैं। और क्या आप समझते हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान पुरअमन मुल्क बनकर सामने आया? ये उनकी गलतफहमी और खाम ख्याली है। देखिए, हिंदुस्तान कभी भी महफूज मुल्क नहीं रहा खवातीन के लिए, कभी भी नहीं, बिल्कुल हिस्ट्री है। मैंने कभी भी किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को नहीं देखा आज तक कि वो ये कहते नजर आ रहे हो कि शायद जी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इंडिया बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वहाँ पे माहौल साजगार हो जाए तो वहाँ पे $1 ट्रिलियन की वहाँ पे जा सकती है। मैं समझता हूँ कि आपके सवाल का जवाब दूंगा। टूल आयरन में 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इंडिया का इमेज काफी हद तक दुनिया में बेहतर बनाए रखने में, मतलब ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट, लेकिन ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, 2 इंडस्ट्री जिन्होंने किया। एक तो इनका सॉफ्ट इमेज, इनकी जो है फिल्म इंडस्ट्री, और दूसरा इनके डिप्लोमेट। आप भले इंडिया को दुश्मन मुल्क तौर पे देखें, लेकिन ये जो इनके डिप्लोमेट हैं और इनकी फिल्म इंडस्ट्री, इन्होंने इंडिया को काफी हद तक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर स्टैंड अप दिया रखा है, लेकिन दोनों पिट गए। आप इस वाकये के बाद देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने इनको काउंटर के लिए दुनिया में और इनको बेनकाब किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरा, जो इनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, अब तो दुनिया में आवाजें, ये जो राना के साथ एक बात हुई थी और न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ भी इंडियन है, उसके साथ जो इन्होंने किया, तो उसने पूरी दुनिया को जहां भी वो गई उसने इनको एक्सपोज किया। तो मेरा ख्याल ये है कि इंडिया कभी सेफ मुल्क नहीं रहा। जिस मुल्क में इनके मेट्रो के अंदर रेप होते हैं, जिस मुल्क में रोजाना की तादाद के ऊपर बसेस के ऊपर रेप होते हो, और जिस मुल्क की आबादी 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन रोटी आप कह सकते हैं कि भोजन नहीं कर पाती, अपने बच्चों को फीड नहीं कर पाती, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो जंगी माहौल और एक्सट्रीमिस्ट है बीजेपी का, आरएसएस आइडियोलॉजी है, वो कभी इनको नहीं करने देगी। और इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस एंड हिंदुत्व जो है कि एक्सट्रीमिस्ट सोच है, इनको पाकिस्तान जैसे मुल्क से हम तो उनके साथ दुश्मनी भी नहीं करना चाहते। ये तो हमारी दुश्मनी के लायक भी नहीं, आई एम टेलिंग यू, ये दुश्मनी के लायक भी नहीं है। लेकिन इनको आरएसएस के होते हुए, बीजेपी की वो जो है पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस के होते हुए, दुश्मनों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपने एलैबोरेट किया। और यकीनी तौर पर इस वक्त जो मोदी हुकूमत और उनकी फौज जो इकदाम उठा रही है, उसके पीछे वो हिंदुत्व की वो जो आइडियोलॉजी है वो प्रवेल करती है। और एक और चीज नाज़रीन आपको बताते चलें कि 2005 जो ये 1925 में ये बनी, उस सितंबर 1925 की बात कर रहा हूँ, और उसको अभी सितंबर 2025 में उसको 100 साल होने हैं, और एक 100 साल के अंदर
उन्होंने इस खित्ते में जिस तरह से एक ख़ास सोच को प्रिवेल किया, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो ख़ासकर उनने हिंदुस्तान में जो उसको उससे जो कामयाबी हासिल की, उसमें उनने बिल्कुल हिंदुस्तान को एक अलग-थलग मुल्क बना दिया है और पूरी दुनिया जानती है कि ये इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों का मुल्क है। उन्होंने पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की, इंशाअल्लाह ताला जो फ़ौज पाकिस्तान है, इस पर जो आलमी कवानीन है, उसके अंदर रहकर भरपूर उसका जवाब देगा। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, राज़िक भट्टी साहब और कसवर कलासरा साहब। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो अहम अमूर थे, उसका जो है वो लुबे-लबाब जो था और तमाम तर जो इसके अहवाल थे, उसको खूबसूरत अंदाज में आपने एलेबोरेट किया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। एक नए मौजू और नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।